दूसरी रात। तो तुम बच गए, उसने मेरे दोनों हाथों को दबाते हुए कहा। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं सारा दिन कैसे हालत में था। मुझे पता है। लेकिन अब काम की बात। क्या तुम्हें पता है मैं क्यों आई हूँ? कल की तरह बकवास करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। हमें आगे से ज़्यादा समझदारी से बर्ताव करना होगा। मैंने कल रात इस बारे में बहुत सोचा। कैसे? इस बात में हमें ज़्यादा समझदार होना है, मैंने पूछा। मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, लेकिन सचमुच मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा समझदारी वाली बात कभी नहीं हुई, जो अभी हो रही है। सचमुच? सबसे पहले मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे हाथों को इतना न दबाओ। दूसरा, मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने आज तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और बहुत उलझन में थी। और इसका नतीजा क्या निकला? मैंने पूछा। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि आज से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। कल रात मैंने एक बच्चे की तरह, एक छोटी लड़की की तरह बर्ताव किया, और बेशक बात यह है कि मेरे नरम दिल की वजह से ऐसा हुआ। यानी मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर ली, जैसा कि हर कोई आखिर में अपने बर्ताव का विश्लेषण करते समय करता है। और इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने फैसला किया है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर छोटी छोटी बात पता करनी होगी। लेकिन चूंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं, तुम्हें खुद मुझे सब कुछ पूरी तरह बताना होगा। तो तुम कैसे इंसान हो? जल्दी करो, शुरू करो। मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। मेरी कहानी? मैं घबराते हुए चिल्लाया। मेरी कहानी? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मेरी कोई कहानी है? मेरी कोई कहानी नहीं है। तो फिर तुमने जिंदगी कैसे जी अगर तुम्हारी कोई कहानी नहीं है? उसने हंसते हुए बीच में टोका। बिल्कुल बिना किसी कहानी के। मैंने, जैसे लोग कहते हैं, खुद को खुद तक रखा। यानी पूरी तरह अकेले। अकेला, बिल्कुल अकेला। क्या तुम्हें पता है अकेले होने का मतलब क्या होता है? लेकिन कैसे अकेले? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं देखा? उसने पूछा। ओह नहीं, मैं लोगों को देखता हूँ, बेशक, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। क्या तुम कभी किसी से बात नहीं करते? उसने पूछा। सख्ती से कहूँ तो किसी से नहीं। तो फिर तुम कौन हो? उसने पूछा। आगे कहा, खुद को समझाओ। रुको, मुझे अंदाजा है। शायद मेरी तरह तुम्हारे पास भी एक नानी है। वह अंधी है और मुझे कहीं जाने नहीं देती, इसलिए मैं लगभग बोलना ही भूल गई। और जब मैं 2 साल पहले कुछ शरारतें कर रही थी और उसने देखा कि मुझे रोकना मुश्किल है, तो उसने मुझे बुलाया और मेरी ड्रेस को अपनी ड्रेस से पिन कर दिया। और तब से हम दिन भर ऐसे ही बैठते हैं। वह अंधी होने के बावजूद मोजा बुनती है और मैं उससे पास बैठकर सिलाई करती हूँ, या उसे किताब पढ़कर सुनाती हूँ। यह इतनी अजीब आदत है। 2 साल से मैं उससे पिन की हुई हूँ। हे भगवान, कितना दुखद। लेकिन नहीं, मेरे पास ऐसी नानी नहीं है, मैंने कहा। तो अगर नहीं है तो तुम घर पर क्यों बैठे रहते हो? सुनो, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ? हाँ हाँ। शब्द के सख्त मतलब में? बिल्कुल बिल्कुल सख्त शब्द में। ठीक है, मैं एक टाइप हूँ। टाइप? कैसा टाइप? लड़की चिल्लाई, हंसते हुए, जैसे उसे पूरे साल हंसने का मौका न मिला हो। हाँ, तुमसे बात करना बहुत मज़ेदार है। देखो, यह एक बेंच है, चलो बैठते हैं। यहाँ कोई नहीं गुजर रहा, कोई हमें सुनेगा नहीं। और अपनी कहानी शुरू करो, क्योंकि तुम मुझे यह नहीं कह सकते। मुझे पता है कि तुम्हारी एक कहानी है, तुम बस इसे छुपा रहे हो। सबसे पहले, टाइप क्या होता है? टाइप? टाइप एक मौलिक इंसान है, एक अजीब इंसान, मैंने कहा, उसकी बचकानी हंसी से प्रभावित होकर। यह एक किरदार है। सुनो, क्या तुम्हें पता है सपने देखने वाला क्या होता है? सपने देखने वाला? हाँ, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ। मैं खुद एक सपने देखने वाली हूँ। कभी कभी जब मैं नानी के पास बैठी होती हूँ, मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आती है।
जब कोई सपने देखना शुरू करता है तो वह अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे देता है। मैं तो चीनी राजकुमार से शादी कर लेती हूँ। हालांकि कभी कभी सपने देखना अच्छा होता है, लेकिन भगवान जानता है, खासकर जब आपके पास सपनों के अलावा और भी कुछ सोचने को हो। लड़की ने इस बार थोड़ा गंभीर होकर कहा, शानदार। अगर तुम चीनी सम्राट से शादी कर चुकी हो तो तुम मुझे पूरी तरह समझोगी। आओ सुनो। लेकिन एक मिनट, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, मैंने पूछा। आखिरकार तुम्हें इसे याद करने की कोई जल्दी नहीं थी, उसने कहा। ओह मेरे भगवान, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस पहले से बहुत खुश था, मैंने कहा। मेरा नाम नस्तेका है, उसने कहा। नस्तेका? और कुछ नहीं? मैंने पूछा। और कुछ नहीं? क्यों? क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? तुम लालची इंसान, उसने कहा। काफ़ी नहीं, बल्कि यह बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा नस्तेका। तुम कितनी दयालु लड़की हो, अगर तुम मेरे लिए शुरू से ही नस्तेका हो। बिल्कुल। तो सुनो नस्तेका, अब इस अजीब इंसान की कहानी। मैं उसके पास बैठ गया, एक पढ़े लिखे गंभीर रवैया अपनाया और जैसे कोई पांडुलिपि पढ़ रहा हो शुरू किया। नास्तिका, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन पीटर्सबर्ग में कुछ अजीब कोने हैं। ऐसा लगता है कि वह सूरज जो पूरे पीटर्सबर्ग के लिए चमकता है उन जगहों पर नहीं झांकता, बल्कि कोई दूसरा नया सूरज जो खास तौर पर उन कोनों के लिए बनाया गया है। वह सब कुछ अलग रोशनी में दिखता है। इन कोनों में मेरी प्यारी नास्तिका एक बिल्कुल अलग जिंदगी जी जाती है, जो हमारे आसपास की जिंदगी से बिल्कुल अलग है, बल्कि ऐसी जो शायद किसी अनजाने क्षेत्र में हो, हमारे इस ज़्यादा गंभीर समय में नहीं। खैर, वह जिंदगी कुछ पूरी तरह काल्पनिक, उत्साहपूर्ण, आदर्शवादी और कुछ उदास, साधारण, और यह कहने में कोई हर्ज नहीं, अविश्वसनीय रूप से साधारण चीज़ों का मिश्रण है। उफ, हे भगवान, क्या प्रस्तावना है। मैं यह क्या सुन रही हूँ, उसने कहा। सुनो नास्तिका, मेरे दिल में ख्याल आया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नास्तिका कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। सुनो नास्तिका, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन कोनों में अजीब लोग रहते हैं, सपने देखने वाले। सपने देखने वाला, अगर तुम्हें सटीक परिभाषा चाहिए, कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बीच का प्राणी है। ज़्यादातर वह किसी ऐसी जगह पर बस जाता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, जैसे वह दिन की रोशनी से छुप रहा हो। एक बार जब वह अपने कोने में घुस जाता है, वह उससे चिपक जाता है, जैसे घोंगा, या कम से कम वह उस अजीब प्राणी की तरह होता है जो एक साथ जानवर और घर दोनों है, और जिसे कछुआ कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, उसे अपनी चार दीवारें, जो हमेशा हरे रंग की, गंदी, उदास और तंबाकू के धुएं से बदबूदार होती है, इतनी प्यारी क्यों लगती है? यह अजीब इंसान, जब उसका कोई इक्का दुक्का जान पहचान वाला उससे मिलने आता है, तो वह इतना शर्मिंदा, चेहरा बदलता हुआ और घबराया हुआ क्यों मिलता है? जैसे उसने अपनी चार दीवारों के भीतर कोई अपराध किया हो, जैसे वह नकली नोट बना रहा हो, या जैसे वह कोई कविता लिख रहा हो जो किसी पत्रिका में गुमनाम पत्र के साथ भेजी जाए, जिसमें वह कहता हो कि असली कवि मर चुका है और उसका दोस्त सोचता है कि उसकी चीज़ें छापना उसका पवित्र कर्तव्य है। बताओ नास्तिका, बताओ, दोनों दोस्तों के बीच बातचीत इतनी आसान क्यों नहीं होती? हंसी क्यों नहीं होती? कोई जीवंत शब्द उसे नए मेहमान की जुबान से क्यों नहीं निकलता, जो दूसरी बार शायद बहुत हंसी मजाक, जीवंत बातें और औरतों के बारे में बातचीत और दूसरे मज़ेदार विषयों का शौकीन हो। और यह दोस्त शायद नया दोस्त और पहली बार आया हो, क्योंकि दूसरी बार शायद ही आए और वह दोस्त फिर कभी नहीं आएगा। यह दोस्त खुद इतना घबराया हुआ, जुबान बंद, और अपनी बुद्धि, अगर उसके पास है, अपनी बुद्धि के बावजूद अपने मेज़बान के उदास चेहरे को देखकर क्यों रह जाता है, जो अपनी बारी में बात को संभालने और बातचीत को जीवंत करने, अपनी सभ्य समाज की जानकारी दिखाने, औरतों के बारे में बात करने और ऐसे छोटे प्रयासों से उस बेचारे को खुश करने की ज़बरदस्त लेकिन बेकार कोशिशों के बाद
पूरी तरह लाचार और हताश हो जाता है, जो मछली की तरह पानी से बाहर गलती से उससे मिलने आया है। वह सज्जन अचानक किसी बहुत ज़रूरी काम को याद करके, जो कभी था ही नहीं, अपनी टोपी को पकड़ता है और जल्दी से चला जाता है, अपने मेज़बान के गर्म हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह अपने अफ़सोस को दिखाए और खोई हुई स्थिति को सँभाले। वह दोस्त दरवाजे से बाहर निकलते समय क्यों हँसता है और कसम खाता है कि वह फिर कभी इस अजीब इंसान से मिलने नहीं आएगा। हालाँकि वह अजीब इंसान वाक़ई बहुत अच्छा इंसान है, और साथ ही वह अपनी कल्पना को इस छोटे से मज़े से नहीं रोक सकता कि उस अजीब इंसान का चेहरा उनकी बातचीत के दौरान उस दुखी बिल्ली के बच्चे की तरह था, जिसे बच्चे धोखे से पकड़ लेते हैं, रगड़ते हैं, डराते हैं और तरह-तरह की बेइज्जती करते हैं। जब तक कि वह पूरी तरह टूटकर उनके सामने कुर्सी के नीचे अंधेरे में छुप जाता है, और वह अपने समय पर फुफकारता है, थूकता है और अपने दोनों पंजों से अपने अपमानित चेहरे को धोता है, और लंबे समय तक गुस्से से ज़िंदगी और प्रकृति को, और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण नौकरानी द्वारा मालिक के खाने से बचाए गए टुकड़े को भी देखता है। सुनो, नास्तिका ने बीच में टोकते हुए कहा, जो मुझे आश्चर्य से आंखें और छोटा सा मुंह खोलकर सुन रही थी। सुनो, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्या हुआ, और तुम मुझसे ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो। मुझे बस इतना पता है कि यह तुमने साहसिक घटना तुम्हारे साथ ठीक वैसे ही हुई जैसे तुमने मुझे बताई। निसंदेह, मैंने बहुत गंभीर चेहरा बनाते हुए जवाब दिया। खैर, जब इसमें कोई शक नहीं तो आगे बढ़ो, नास्तिका ने कहा, क्योंकि मैं अब जानना चाहती हूँ कि इसका अंत कैसा होगा। तुम जानना चाहती हो, नास्तिका, कि हमारा नायक यानी मैं, क्योंकि इस पूरी कहानी का नायक मैं ही हूँ, अपने कोने में क्या करता था। तुम जानना चाहती हो कि एक दोस्त के अचानक आने से मैं सारा दिन क्यों घबरा गया और परेशान रहा। तुम जानना चाहती हो कि मेरे कमरे में दरवाज़ा खोलने पर मैं क्यों चौंक गया, क्यों मेरा चेहरा लाल हो गया, क्यों मैं अपने मेहमान का स्वागत नहीं कर सका, और क्यों मैं अपनी ही मेहमानवाजी के बोझ के तले दब गया। हाँ हाँ बिल्कुल, नास्तिका ने जवाब दिया, बात यही है। सुनो, तुम सब कुछ बहुत शानदार ढंग से बयान कर रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे थोड़ा कम शानदार तरीके से नहीं बता सकते। तुम ऐसे बोलते हो जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो। नास्तिका, मैंने गंभीर और सम्मानित आवाज़ में जवाब दिया, हंसी रोकते हुए। प्यारी नास्तिका, मुझे पता है मैं शानदार ढंग से बयान करता हूँ, लेकिन माफ़ करना, मुझे और कोई तरीका नहीं आता। इस पल में, प्यारी नास्तिका, इस पल में मैं उस राजा सुलेमान की आत्मा की तरह हूँ, जो 7 मोहरों के नीचे 1000 साल तक बंद रहने के बाद आखिरकार उन मोहरों से मुक्त हुई। इस पल में, नास्तिका, जब हम इतने लंबे समय बाद आखिरकार मिले, क्योंकि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, नास्तिका, क्योंकि मैं सालों से किसी की तलाश में था, और यह एक निशानी है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और यह तय था कि हम अब मिलेंगे। इस पल में मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल खुल गए हैं, और मुझे शब्दों की नदी में बहना होगा, वरना मेरा दम घुट जाएगा। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, नास्तिका, मुझे बीच में मत टोको, बल्कि चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से सुनो, वरना मैं चुप हो जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलते रहो, मैं एक शब्द भी बीच में नहीं कहूँगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी दोस्त नास्तिका। मेरे दिन में 1 घंटा ऐसा होता है जो मुझे बहुत पसंद है। वह घंटा है जब लगभग सारे काम, नौकरी और जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है, और हर कोई खाना खाने, आराम करने, लेटने के लिए घर की ओर जल्दी करता है, और रास्ते में सब अपने शाम, रात और बाकी खाली समय से जुड़े और मज़ेदार बातों के बारे में सोचता है। उस घंटे में हमारा नायक, क्योंकि मुझे इजाज़त दो, नास्तिका, कि मैं अपनी कहानी तीसरे व्यक्ति से सुनाऊं, क्योंकि पहले व्यक्ति में बताने में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो उस घंटे में हमारा नायक, जिसके पास भी अपना काम था, दूसरों के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन एक अजीब खुशी का एहसास उसके पीले, थोड़े सिकुड़े हुए चेहरे को चमका रहा था। वह पीटर्सबर्ग के ठंडे आकाश में धीरे धीरे बुझ जा रही शाम की लालिमा को उदासीनता से नहीं देख रहा था,
जब मैं कहता हूँ कि वह देख रहा था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। वह उसे नहीं देख रहा था, बल्कि जैसे बिना समझे देख रहा था। जैसे वह थक गया हो और किसी और ज़्यादा दिलचस्प बात में उलझा हो, ताकि वह अपने आसपास की चीज़ों पर मुश्किल से नज़र डाल सके। वह खुश था क्योंकि अगले दिन तक उसे अपने उबाऊ काम से छुट्टी थी, और वह उतना खुश था कि जितना कोई स्कूल का लड़का जो क्लासरूम से छुटकर अपने खेल और शरारतों के लिए आज़ाद हो जाता है। उसे देखो नाश्ते का। तुम तुरंत देखोगी कि खुशी का यह एहसास पहले से ही उसकी कमज़ोर नसों और बीमार ढंग से उत्तेजित कल्पनाओं पर असर कर चुका है। देखो, वह किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। तुम्हें क्या लगता है, खाने के बारे में? शाम के बारे में? वह एक ऐसे ऐसे क्या देख रहा है? क्या उस सम्मानित सज्जन को, जो घोड़ों की गाड़ी में सवार किसी औरत को इतने सुंदर ढंग से झुककर नमस्ते कर रहा है? नहीं, नाश्ते का। अब उसे इन छोटी-मोटी बातों से क्या लेना-देना? अब वह अपनी निजी ज़िंदगी से अमीर है। वह अचानक अमीर हो गया है, और यह कोई छोटी बात नहीं कि ढलता सूरज उसके सामने अपनी अलविदा की किरणें इतने हर्ष से बिखेर रहा है, और उसे गर्म दिल से ढेर सारी भावनाएं जगा रहा है। अब वह उस रास्ते पर मुश्किल से ध्यान देता है, जिस पर दूसरी बार छोटी-छोटी चीज़ें उसे प्रभावित करती थी। अब कल्पना की देवी ने अपने जादुई हाथ से पहले ही अपना सुनहरा धागा बुना है, और उस पर जादुई शानदार जिंदगी पैटर्न बुनना शुरू कर दिए है। और कौन जानता है, शायद उसके जादुई हाथ ने उसे उस 7वें क्रिस्टल स्वर्ग में ले जा दिया है, जो उस शानदार ग्रेनाइट फुटपाथ से बहुत दूर है, जिस पर वह चल रहा था। अब उसे रोक कर देखो। अचानक पूछो कि वह अभी कहाँ खड़ा है, किन गलियारों से गुजरा है। वह शायद कुछ भी याद न करे, न यह कि वह कहाँ जा रहा है, न यह कि वह कहाँ खड़ा है। और गुस्से से लाल होकर वह ज़रूर कोई झूठ बोलेगा ताकि अपनी इज्जत बचा सके। इसलिए वह चौंक जाता है, लगभग चिल्ला पड़ता है, और डर से इधर-उधर देखता है, जब एक सम्मानित बूढ़ी औरत उसे फुटपाथ के बीच में विनम्रता से रुककर रास्ता पूछती है। गुस्से से भौंयें चढ़ाकर वह आगे बढ़ता है, मुश्किल से यह देखते हुए कि एक से ज़्यादा राहगीर मुस्कुराते हैं और उसकी ओर मुड़कर देखते हैं, और एक छोटी लड़की डर से रास्ता छोड़ते हुए ज़ोर से हंसती है, उसकी चौड़ी सोच में डूबी मुस्कान और इशारों को आंखें फाड़ कर देखते हुए। लेकिन कल्पना अपनी चंचल उड़ान में उस बूढ़ी औरत, उत्सुक राहगीर और हंसती बच्ची को भी पकड़ लेता है, और फैंटाका पर अपनी रात बिताने वाले किसानों को भी। मान लो हमारा नायक उस पल में नहर के किनारे में चल रहा है, और शरारत में हर किसी को, हर चीज़ को अपने कैनवास में बुन देती है, जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी। और यह अजीब इंसान जब अपने आरामदायक कोने में नई चीज़ों के साथ लौटता है, जिस पर उसका दिमाग काम करेगा, और जब वह बैठकर अपना खाना खत्म करता है, तभी उसे होश आता है, जब मतरोना उसे, जो उसकी सेवा करती है, हमेशा सोच में डूबी और उदास, मेज साफ करती है और उसे उसकी पाइप देती है। तब उसे होश आता है, और वह हैरानी से याद करता है कि उसने खाना खा लिया, हालांकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि यह कैसे हुआ। कमरे में अंधेरा हो गया है, उसका मन उदास और खाली है, उसकी कल्पनाओं का साम्राज्य उसके आसपास टूट जाता है, बिना किसी निशान, बिना किसी आवाज़ के टूट जाता है, सपने की तरह उड़ जाता है, और वह खुद को नहीं याद कर सकता कि वह क्या सपना देख रहा था। लेकिन एक हल्की सी अनुभूति उसके दिल को धीरे से हिलाती है और दुखाती है। कोई नई इच्छा उसकी कल्पना को लुभाती है और उत्तेजित करती है, और चुपके से नई छवियों का झुंड जगा देती है। छोटे कमरे में सन्नाटा है, अकेलापन और आलस कल्पना को बढ़ावा देते हैं। ये धीरे धीरे सुलग रहे हैं, धीरे धीरे उबल रहे हैं, जैसे वह पानी जिससे बूढ़ी मर्दरोना अपनी कॉफ़ी बना रही है, पास की रसोई में चुपके से इधर उधर घूमते हुए। अब यह अचानक फट पड़ती है, और वह किताब, जो बिना किसी मकसद से उठाई गई थी, मेरे सपने देखने वाले के हाथ से तीसरे पेज तक पहुंचने से पहले गिर जाती है। उसकी कल्पना फिर से जाग उठती है और काम करने लगती है, और फिर एक नई दुनिया, एक नई आकर्षक जिंदगी उसके सामने खुल जाती है। एक नया सपना, एक नई खुशी, एक नया नाजुक आनंददायक जहर।
उसे असल ज़िंदगी से क्या लेना देना? उसकी भ्रष्ट आँखों में हम, तुम और मैं नाश्ते का इतने सुस्त, धीमे और बेस्वाद तरीके से जीते हैं। उसकी नज़रों में हम सब अपनी किस्मत से इतने असंतुष्ट, अपनी ज़िंदगी से इतने थके हुए हैं और सचमुच देखो कैसे पहली नज़र में हमारे बीच सब कुछ ठंडा, उदास, जैसे चिड़चिड़ा सा लगता है। बेचारे, हमारे सपने देखने वाला सोचता है और इससे कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा सोचता है। इन जादुई छवियों को देखो, जो इतने आकर्षक, इतने चंचल, इतने बेपरवाह और स्वतंत्र ढंग से उससे सामने के एक जादुई, जीवंत चित्र में इकट्ठा होते हैं, जिसमें सबसे आगे की शख्सियत बेशक वह खुद है, हमारा सपना देखने वाला। अपने अनमोल व्यक्तित्व में देखो कितने विविध रोमांच, इतने अनंत उत्साही सपनों का झुंड। तुम शायद पूछोगी वह किसके बारे में सपना देख रहा है? यह क्यों पूछना? क्यों हर कोई चीज़ के बारे में? कवि की किस्मत के बारे में, पहले जिसे कोई नहीं पहचानता, फिर जिसे सम्मान मिलता है। हॉफमैन के साथ दोस्ती, सेंट बार्थोलोमेव की रात, डायना वर्नन, इवान वालेसेविच द्वारा कजान पर कब्जा करने में नायक बनने, क्लारा मोप्रे, एफिडिन्स, बिशपोम की सभा और उनके सामने हंस, रॉबर्ट द डेविल में मरे हुओं का जी उठना। क्या तुम्हें वह संगीत याद है? उसमें कब्रिस्तान की गंध आती थी। मिन्ना और ब्रेडा, बेरेजिना की लड़ाई, काउंटेस विडी के यह कविता पढ़ना, डेंटन, क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी, कोलोमना में एक छोटा सा घर, अपना एक छोटा सा घर और पास में एक प्यारी सी औरत जो सर्दी के शाम तुम्हारी बात सुनती है, अपना छोटा सा मुंह और आंखें खोलकर, जिसे तुम अभी मुझे सुन रही हो, मेरी फरिश्ती। नहीं, नहीं नास्तिका, उसे इस आनंदमय आलसी को उस जिंदगी में क्या चाहिए जिसके लिए तुम और मैं इतनी ललायत है? वह सोचता है कि यह एक गरीब, दयनीय जिंदगी है, यह नहीं जानते हुए कि शायद उसके लिए भी कभी वह दुखद घड़ी आएगी, जब उस दयनीय जिंदगी के एक दिन के लिए वह अपनी सारी कल्पनाओं के साल दे देगा और उन्हें सिर्फ खुशी और आनंद के लिए नहीं देगा, बल्कि उस दुख, पश्चाताप और बेकाबू शोक की घड़ी में कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन अभी तक वह खतरनाक समय नहीं आया है। वह कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वह हर इच्छा से ऊपर है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वह तृप्त है, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी का कलाकार है और हर घंटे अपनी नई सनक के हिसाब से इसे बनाता है। और तुम्हें पता है, यह परियों की दुनिया, यह काल्पनिक संसार इतना आसानी से, इतने स्वाभाविक ढंग से बन जाता है, जैसे यह कोई भ्रम नहीं हो। सचमुच वह कुछ पलों में यह मानने को तैयार होता है कि यह सारी जिंदगी भावनाओं से प्रेरित नहीं है, यह कोई मायाजाल नहीं, कोई कल्पना का भ्रम नहीं, बल्कि यह ठोस, वास्तविक सच्ची है। क्यों नास्तिका, क्यों ऐसे पलों में सांस रुक जाती है? क्यों किस जादू से, किस अनजानी सनक से नब्ज़ तेज हो जाती है? सपने देखने वाले की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उसके पीले नमगाल चमकने लगते हैं और उसका पूरा वजूद एक अनकही सांत्वना से भर जाता है कि पूरी नींद की रात एक पल में अनंत खुशी और आनंद में चमक की तरह गुजर जाती है। और जब सुबह की लालिमा खिड़की पर चमकती है और पीटर्सबर्ग की धुंधली काल्पनिक रोशनी उदास कमरे में भर जाती है, हमारा सपने देखने वाला थका हुआ और हारा हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है, अपनी बीमार, ज़्यादा उत्तेजित आत्मा में आनंद की सिहरन और अपने थके हुए दिल में एक मिटे दर्द के साथ सो जाता है। हाँ नास्तिका, इंसान खुद को धोखा देता है और अनजाने में मान लेता है कि उसकी आत्मा में असली सच्चा जुनून जाग रहा है। वह अनजाने में मान लेता है कि उसके अमूर्त सपनों में कुछ जीवंत, छूने योग्य है। और क्या यह भ्रम है? यह प्यार, उदाहरण के लिए, अपने सारे गहरे आनंद, अपनी सारी पीड़िदायक यातनाओं के साथ उसके सीने में बंधा हुआ है। बस उसे देखो और तुम्हें यकीन हो जाएगा। क्या तुम मानोगी उसे देखकर, प्यारी नास्तिका, कि उसने उस औरत को, जिसे वह अपने उत्साही सपनों में प्यार करता है, कभी नहीं जाना? क्या यह हो सकता है कि उसने उसे सिर्फ बहुत दृश्यों में देखा हो और यह जुनून सिर्फ एक सपना रहा हो? क्या उन्होंने सालों तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर अकेले,
दुनिया को छोड़कर अपनी अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से जोड़कर साथ नहीं बिताए? क्या बिछड़ने की घड़ी में वह उसके सीने पर सिसकती और दुखी होकर नहीं पड़ती थी? उस उदास आकाश में उमड़ते तूफान की परवाह किए बिना, उस हवा की परवाह किए बिना जो उसके काले पलकों से आंसुओं को छीन कर ले जाती थी। क्या यह सब एक सपना था? वह बगीचा, उदास, परित्यक्ता, जंगली, उसकी छोटी, कोई भरी पगडंडियों के साथ, एकाकी, गंभीर, जहाँ वे दोनों इतने खुशी से साथ चलते थे, जहाँ वे आशा करते थे, दुखी होते थे, प्यार करते थे, इतने लंबे और इतने गहरे प्यार करते थे। और वह अजीब घर, जहाँ उसने अपने उदास बूढ़े पति के साथ, जो हमेशा चुप और चिड़चिड़ा रहता था और जो उन्हें डराता था, इतने साल अकेले और उदास बिताए, जबकि वे बच्चों की तरह डरपोक एक दूसरे से अपने प्यार को छुपाते थे। उन्होंने कितनी यातनाएं सही थी, कितने डर के पल, उनका प्यार कितना मासूम, कितना शुद्ध था, और लोग कितने दुष्ट थे। हे भगवान, क्या उसने उसे बाद में उनकी मातृभूमि से दूर, विदेशी आकाश के नीचे, गर्म दक्षिण में, उस अमर शहर में, संगीत गड़गड़ाहट के बीच चकाचौंध करने वाली चमक में, एक पलाज़ो, यह ज़रूर एक पलाज़ो होगा, एक पलाज़ो में रोशनी के समुद्र में डूबे हुए मर्टल और गुलाबों से सजी बालकनी पर, जहाँ उसे पहचान कर उसने जल्दी से अपना मुखौटा हटाया और फुसफुसाते हुए, मैं आज़ाद हूँ, कांपते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। और आनंद की चीख के साथ एक दूसरे से लिपट कर एक पल में वे अपने दुख, बिछड़न और सारी यातनाओं को भूल गए। और उस उदास घर, बूढ़े आदमी और उस दूर के देश में, उस उदास बगीचे और उस बेंच को, जहाँ आखिरी जोशीले चुंबन के साथ उसके दुख और निराशा से सुन्न बाहों से खुद को छुड़ाकर चली गई थी। ओ नास्तिका, तुम्हें मानना होगा कि कोई चौंक जाएगा, घबराहट दिखाएगा और उस स्कूल के लड़के की तरह शर्माएगा, जो अभी अभी पड़ोसी के बगीचे से सेब चुरा कर अपनी जेब में ठूस रहा था। जब तुम्हारा बिना बुलाया मेहमान, कोई लंबा, तगड़ा, मजाक पसंद करने वाला उत्साही इंसान तुम्हारा दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी अभी पावलोस से आया हूँ। मेरे भगवान, बूढ़ा काउंट मर गया, अन्न का सुख पास है और लोग पावलोस से आ जाते हैं। अपनी दुखद अपील खत पकड़ के मैं दुखी होकर रुका। मुझे याद आया कि मुझे खुद को हंसने के लिए मजबूर करने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि मैं पहले से ही महसूस कर रहा था कि मेरे भीतर एक दुष्ट शैतान जाग रहा था। मेरे गले में एक गांठ थी, मेरे ठुड्डी कांपने लगी थी, मेरी आंखें और ज़्यादा नम हो रही थी। मुझे उम्मीद थी कि नास्तिका, जो मुझे अपनी चतुर आंखें खोलकर सुन रही थी, अपनी बचकानी बेकाबू हंसी में फट पड़ेगी। और मुझे पहले से ही अफसोस हो रहा था कि मैं इतना आगे चला गया, कि मैंने वह सब बयान कर दिया जो मेरे दिल में लंबे समय से उबल रहा था, जिसके बारे में मैं ऐसे बोल सकता था जैसे कोई लिखित बयान हो, क्योंकि मैंने खुद पर बहुत पहले फैसला सुना लिया था और अब इसे पढ़ने, अपनी स्वीकारोक्ति करने से खुद को रोक नहीं सका, बिना यह उम्मीद किए कि मुझे समझा जाएगा। लेकिन मेरे हैरानी की बात, बस चुप रही। थोड़ा इंतज़ार किया, फिर उसने मेरे हाथ को हल्के से दबाया और डरते हुए सहानुभूति के साथ पूछा, क्या तुमने सचमुच अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे जी है? सारी ज़िंदगी नास्तिका, मैंने जवाब दिया, सारी ज़िंदगी, और मुझे लगता है मैं आखिर तक ऐसा ही जीऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसने बेचैनी से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और शायद मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी नानी के पास बिताऊंगी। क्या तुम्हें पता है ऐसा जीना बिल्कुल अच्छा नहीं है? मुझे पता है नास्तिका, मुझे पता है, मैंने चिल्लाकर कहा। अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, और अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा एहसास हो रहा है कि मैंने अपने सबसे अच्छे साल गंवा दिए। और अब मुझे यह पता है और यह दर्द और ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि मुझे यह समझ में आया कि भगवान ने तुम्हें, मेरे अच्छे फरिश्ते को, मेरे पास भेजा है ताकि तुम मुझे यह बताओ और दिखाओ। अब जब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे भविष्य के बारे में सोचना अजीब लगता है, क्योंकि भविष्य में फिर से अकेलापन,
फिर से यह बासी बेकार ज़िंदगी और मेरे पास सपने देखने के लिए क्या होगा? जब मैं तुम्हारे साथ हकीकत में इतना खुश रह रहा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद मिले कि तुमने मुझे पहली बार में नहीं ठुकराया, कि तुमने मुझे यह कहने का मौका दिया कि कम से कम 2 शामों तक मैंने ज़िंदगी जी है। ओह नहीं, नहीं, नास्तिका ने चिल्ला कर कहा और उसकी आँखों में आँसू चमकने लगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे अलग नहीं होना चाहिए। 2 शामें क्या है? ओह नास्तिका, नास्तिका, क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे खुद से कितना सुलह कर दिया है? क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने बारे में अब उतना बुरा नहीं सोचूँगा, जितना मैंने कुछ पलों में सोचा था? क्या तुम्हें पता है कि शायद मैं अब अपनी ज़िंदगी अपराध और पाप के लिए दुखी होना छोड़ दूँगा? क्योंकि ऐसी ज़िंदगी एक अपराध और पाप है। और यह मत सोचना कि मैंने कुछ बड़ा चढ़ाकर कहा है। भगवान के लिए ऐसा मत सोचना, क्योंकि कभी-कभी मेरे ऊपर इतना दुःख आता है, इतना दुःख। क्योंकि ऐसे समय में मुझे लगने लगता है कि मैं असली ज़िंदगी में कुछ शुरू करने के काबिल ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने असल वास्तविक चीज़ों का हर स्पर्श, हर एहसास खो दिया है। क्योंकि आखिरकार मैंने खुद को कोसा है। क्योंकि मेरी काल्पनिक रातों के बाद मुझे होश में आने के ऐसे पल आते हैं जो भयानक होते हैं। इस बीच तुम ज़िंदगी के भंवर में भीड़ की हलचल और शोर सुनती हो। तुम सुनती हो, तुम देखती हो, लोग हकीकत में जी रहे हैं। तुम देखती हो कि उनके लिए ज़िंदगी मरा नहीं है, कि उनकी ज़िंदगी सपने की तरह, दर्शन की तरह उड़ नहीं जाती, कि उनकी ज़िंदगी हमेशा नवीनीकृत होती है, हमेशा जवान रहती है और उसका एक घंटा दूसरे घंटे से अलग होता है। जबकि कल्पना इतनी बेजान, एक समान, साधारण और आसानी से डरने वाली है। छायाओं की गुलाम, विचार की गुलाम, उस पहले बादल की गुलाम जो सूरज को ढक लेता है और उसे सच्चे पीटर्सबर्ग के दिल को, जो सूरज से इतना प्यार करता है, उदासी से भर देता है। और उदासी में कल्पना क्या है? कोई महसूस करता है कि यह अनंत कल्पना आखिरकार थक गई है और लगातार इस्तेमाल में खिंच गई है, क्योंकि कोई जवानी से बाहर निकल रहा है, अपने पुराने आदर्शों को पीछे छोड़ रहा है। वे टुकड़े टुकड़े हो रहा है, धूल में मिल रहे हैं। अगर कोई दूसरी जिंदगी नहीं है तो इन टुकड़ों से एक नई जिंदगी बनानी पड़ती है। और इस बीच आत्मा कुछ और के लिए तरसती है और व्यर्थ में सपने देखने वाला अपने पुराने सपनों को टटोलता है, जैसे राख में कोई चिंगारी ढूंढ रहा हो ताकि उसे हवा देकर आग बनाए, अपने ठंडे दिल को फिर से गर्म करे और उसमें फिर से वह सब जगह दे जो इतना प्यारा था, जिसने उसके दिल को छुआ था, जिसने उसका खून उबाला था, उसकी आंखों से आंसू निकाले थे और उसे इतने शानदार ढंग से धोखा दिया था। क्या तुम्हें पता है नस्तिका, मैं किस हद तक पहुंच गया हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मुझे अब अपनी खुद की भावनाओं की सालगिरह मनानी पड़ती है, उस चीज़ की सालगिरह जो कभी इतनी प्यारी थी, जो हकीकत में कभी थी ही नहीं। और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे मूर्ख सपने अब नहीं है, क्योंकि मेरे पास उन्हें कमाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, सपने भी मुफ्त में नहीं आते। क्या तुम्हें पता है कि मुझे अब उन जगहों को याद करना और कुछ खास तारीखों पर वहाँ जाना पसंद है जहाँ मैं अपने तरीके से कभी खुश था। मुझे अपने मौजूदा समय को उस अतीत के साथ जोड़ना पसंद है जो कभी वापस नहीं आएगा। और मैं अक्सर एक छाया की तरह बिना मकसद, उदास और मायूस पीटर्सबर्ग की सड़कों और टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में भटकता हूँ। क्या याद है ये? उदाहरण के लिए, यह याद करना कि ठीक 1 साल पहले इसी समय, इसी घंटे, इसी फुटपाथ पर मैं आज की तरह ही अकेला, उदास भटक रहा था। और कोई याद करता है कि तब भी उसके सपने उदास थे। और हालांकि अतीत इससे बेहतर नहीं था, फिर भी लगता है जैसे वह किसी तरह बेहतर था। जैसे ज़िंदगी ज़्यादा शांत थी, जैसे कोई उन काले विचारों से मुक्त था जो अब उसे सताते हैं, जैसे कोई उस अपराध बोध से मुक्त था, वह उदास, गंभीर अपराध बोध, जो अब मुझे दिन रात चैन नहीं लेने देता। और कोई खुद से पूछता है कि उसके सपने कहाँ हैं,
और कोई सिर हिलाता है और कहता है कि साल कितने तेजी से गुजर जाते हैं। और फिर कोई खुद से पूछता है कि उसने अपने सालों का क्या किया। तुमने अपने सबसे अच्छे दिन कहाँ दफनाए? तुमने जिया या नहीं? देखो, कोई खुद से कहता है, देखो दुनिया कितनी ठंडी हो रही है। कुछ और साल गुजरेंगे और उनके बाद अपनी उदास अकेलापन फिर आएगा, बुढ़ापा बैसाखी पर कांपता हुआ। और उसके बाद दुख और उजाड़। तुम्हारा काल्पनिक संसार फीका पड़ जाएगा। तुम्हारे सपने मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे और पेड़ों से पीले पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। ओह नास्तिका, तुम्हें पता है, अकेले रह जाना, पूरी तरह अकेले, और यहाँ तक कि पछताने के लिए भी कुछ ना होना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। क्योंकि जो कुछ तुमने खोया वह सब कुछ नहीं था। मूर्ख, साधारण, शून्यता, सिर्फ सपने थे बस। मेरी भावनाओं को और मत छेड़ो, नास्तिका ने कहा, एक आंसू पोंछते हुए जो उसके गाल पर बह रहा था। अब यह खत्म हुआ। अब हम दोनों साथ होंगे। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनो, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मुझे मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं मिली। हालांकि नानी ने मेरे लिए एक शिक्षक रखा था, लेकिन सचमुच मैं तुम्हें समझाती हूँ क्योंकि तुमने जो कुछ बयान किया वह सब मैंने खुद भी झेला है। जब नानी ने मुझे अपनी ड्रेस से पिन कर दिया था। बेशक मैं इसे तुम्हारी तरह इतने अच्छे से बयान नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उसने डरते हुए कहा, क्योंकि वह अभी भी मेरे ऊंचे अंदाज का कुछ सम्मान महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे साथ पूरी तरह खुलकर बात की। अब मैं तुम्हें पूरी तरह जानती हूँ, तुम्हें पूरा। और क्या तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें अपनी कहानी बतानी चाहती हूँ, बिना कुछ छुपाए। और उसके बाद तुम्हें मुझे सलाह देनी होगी। तुम बहुत समझदार इंसान हो। क्या तुम वादा करोगे कि तुम मुझे सलाह दोगे? हाँ नास्तिका, मैंने चिल्ला कर कहा। हालांकि मैंने कभी सलाह नहीं दी, समझदारी भरी सलाह तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा ऐसे ही चलते रहे तो यह बहुत समझदारी भरा होगा, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारी समझदारी भरी सलाह देंगे। तो मेरी प्यारी नास्तिका, तुम्हें कैसी सलाह चाहिए? मुझे खुलकर बताओ। इस पल में मैं इतना खुश और आनंदित हूँ, इतना साहसी और समझदार, कि मेरे लिए शब्द ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। नहीं नहीं, नास्तिका ने हंसते हुए बीच में टोक दिया, मुझे सिर्फ समझदारी भरी सलाह नहीं चाहिए, मुझे गर्मजोशी भरी, जैसे तुम मुझसे सारी जिंदगी प्यार करते हो। ठीक है नास्तिका, ठीक है, मैंने खुशी से चिल्ला कर कहा। और अगर मैं तुमसे 20 साल से प्यार करता होता तो भी मैं तुमसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता जितना आप कर रहा हो। अपना हाथ, नास्तिका ने कहा। ये रहा, मैंने कहा उसे अपना हाथ देते हुए। और अब शुरू करते हैं मेरी कहानी, नास्तिका की कहानी।